मॉर्निंग बच्चों, संसारपुर के इम्पॉर्टेंट क्लास की कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आपका 9वां पार्ट है, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 30 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 31 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 31 दिया गया, ये 30 ना होकर कौन सा 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसे थोड़ा आपको समझने की जरूरत है कि हम विकर्ण किसे कहेंगे, छोटी भुजा किसे कहेंगे, बड़ी भुजा किसे कहेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये हो जाएगी आपकी विकर्ण। अब बचती है आपकी बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो ये जो आपकी भुजा है ये बड़ी भुजा है, ये है आपकी बड़ी भुजा, और ये हो जाएगी आपकी छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा। अब इसमें क्या कहा गया, अब पढ़िए। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें छोटी भुजा मानना होगा। तो यहां पर मानेंगे, माना छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा क्या मानेंगे, x मीटर। तो हमारी जो बड़ी भुजा होगी वो क्या निकलेगी, बड़ी भुजा। तो देखिए इसमें बड़ी भुजा के बारे में कहा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब इस x में हमें 30 जोड़ देना है तो हमें बड़ी भुजा प्राप्त हो जाएगी। और विकर्ण के बारे में क्या कहा, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण के बारे में कहा गया है, जो विकर्ण है वो इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब आपकी सारी भुजाएं पता चल गई, ठीक है। तो यहां पर कहा गया खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। किसकी, खेत की भुजाएं। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि इस जगह पर 19 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम चाहें तो इसे एक समकोण त्रिभुज का दर्जा दे सकते हैं। किसको, ए बी सी को, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज से बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन से नियम से, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या, सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर हम चाहें तो विकर्ण का स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो विकर्ण हो जाएगी 19 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी AC। तो AC, इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, AC, ठीक है। तो या तो सीधे सीधे हम मान रख सकते हैं विकर्ण कितनी है, यानी x + 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार आपका नीचे वाली बड़ी भुजा हो जाएगी। और बड़ी भुजा कितनी है, x + 30 का होल स्क्वायर प्लस लंब, ये छोटी भुजा होगी और छोटी भुजा है x, ठीक है। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे सारे समीकरण बन चुके हैं। अब यहां पर फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 60 का होल स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा x, b हो जाएगा 60 बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस
30 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू 30 हो जाएगी, प्लस x का स्क्वायर, अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, एक x से एक x काट देंगे क्योंकि बराबर में है, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3600, 60 दूनी 120 x बराबर 30 का स्क्वायर 90 यानी 900 प्लस 30 दूनी 60x और प्लस x स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं को धन से ऋण में ले जाएंगे और बराबर में हमें क्या प्राप्त है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 माइनस ये जाएगा 120x और माइनस 3600 बराबर में बचेगा 0। अब इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 से 120 घटाएंगे तो माइनस का 60 आएगा, माइनस का 60x, 3600 से 900 घटाएंगे तो माइनस का 2700 आ जाएगा बराबर 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। कैसे करेंगे, घटाने पर 60 आना चाहिए, गुणा करने पर 2700 आना चाहिए। अब देखिए इसका हम जब गुणनखंड करेंगे 2700 का तो हमें प्राप्त होगा कि 90 से अगर हम 30 घटा देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होगा, और आपस में अगर गुणा कर देते हैं तो 2700 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 2700 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एक काम कर लेंगे कि यहां से हमें x कॉमन है, यहां से हमें 30 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए x यहां पर हम कॉमन करेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है, x माइनस 90 और यहां से प्लस का 30 कॉमन मिल रहा है, प्लस का 30, तो बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना, देखिए यहां पर से x माइनस 90 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमें दो मान प्राप्त होंगे। यदि x माइनस 90 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यदि x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 30 प्राप्त होगा, जो कि ये क्या होगा, अमान्य, क्योंकि भुजाएं कभी माइनस में होती नहीं, तो ये होगा मान्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान्य होगा, मान्य। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो यहां पर लिखेंगे छोटी भुजा, तो हमने छोटी भुजा क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मीटर। बड़ी भुजा हमने क्या मानी थी, तो यहां पर लिखेंगे बड़ी भुजा, एक एक भुजा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बड़ी भुजा x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30, तो ये होगा 120 मीटर। फिर हो जाती है विकर्ण, तो विकर्ण यहां पर दी गई है x प्लस 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 60, तो 9 6 15 यानी 150 मीटर। ये तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए।
और ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वैसे तो कभी पेपर में देखे नहीं गए, शायद इनकी उम्मीद भी कम दिखती है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। किताब में तो ढेरों सवाल भरे पड़े हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें अधिकतर बच्चों को इनमें समस्या होती है, सबसे ज्यादा जिसमें अंडर रूट लगा होता है। तो आप 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसे तो आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन नंबर 33 साल करवाते हैं, ठीक है। अगर आपने इसे जान लिया तो उसे अपने आप कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना है। 4x² + 4 अंडर रूट 3x + 3 = 0। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूर्ण वर्ग विधि में इस x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उसे हम क्या करेंगे, उसी से भाग देंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर हमेशा आपको ध्यान देना है कि इस x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसी से दोनों पक्षों में भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 4x² + 4 अंडर रूट 3x + 3 = 0। अब हमें इसमें बस सिंपल सा 4 से भाग देना है, ठीक है। ये 4 से हमने भाग दे दिया, 4 से 4 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से केवल और केवल प्राप्त होगा x² + अंडर रूट 3x + 3/4 = 0। आपका एक स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के साथ में जो भी नंबर हो उसे आप उठा लीजिए। कितना नंबर है, अंडर रूट 3। अब इसका करना है आधा, यानी इसमें 2 का भाग देना है और अपनी तरफ से इसमें वर्ग चढ़ा देना है। इतनी ही संख्या को हमें दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ना है, ये ध्यान देना। या तो हम दोनों एक ही तरफ जोड़ भी दें, घटा भी दें, या तो दोनों पक्षों में हम जोड़ दें, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, जब इसे हम जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा x² + अंडर रूट 3x प्लस, पहले हम जोड़ देंगे, ठीक है, यहां पर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में होगा 3/4 बराबर में होगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या करना, अब ध्यान देना है आपको कि यहां से आपको केवल और केवल x लेना है, यहां से आपको निशान लेना है x वाले से, और यहां से आपको केवल और केवल गिनती लेनी है जो स्क्वायर के अंदर है, पूरे का कर देना है स्क्वायर। जैसे ही पूरे का स्क्वायर करेंगे ये पूरा का पूरा आपका फार्मूला बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। आप इसे खोलेंगे तो सेम यही फार्मूला खुल के आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाता है प्लस अंडर रूट 3, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं लगा है, ठीक है, केवल और केवल 3 ही है। 3/4 बराबर में है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, धन और धन दोनों बराबर में है, दोनों कट जाएंगे। तो यहां से हमें केवल क्या मिला, x
प्लस अंडर रूट 2 उसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आप इसका स्क्वायर भी हटाएंगे तो रूट के ऊपर लगेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो आएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, तब भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका जो 32 नंबर है ये आपका होमवर्क में रहेगा। 33 नंबर हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ, बहुत पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी शायद आपको देखने को मिल जाए क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे कि 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसकी तुलना हम लोग द्विघात समीकरण से करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता कैसा है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए यहां से हमें क्या करना है, ए बी सी के मान प्राप्त होंगे। तो देखिए ए की जगह पर ये पूरा का पूरा लिखा, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी की जगह पर 2mc हो जाएगा, और सी की जगह पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर कहा मूल बराबर है, मूल बराबर होने की स्थिति में क्या होता है, लिखेंगे यदि मूल बराबर हो तो विविक्त कर, जिसे हम किससे प्रकट करते हैं, डी से, शून्य होता है, जिसमें हमने आपको फार्मूला लिखाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, और इसकी सहायता से हम इसे सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, 2mc का होल स्क्वायर, और बराबर में माइनस में है -4। ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 4 अभी लिखा रहेगा। इन दोनों का हम आपस में पहले गुणा करा लेते हैं। एक का सी में गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, अब एम का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस कोष्टक को खोलेंगे, 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा
इसका अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। काम क्या करेंगे कि अगर हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करें तो शायद क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाए। कैसे? यहाँ से इसका अगर हम मल्टीप्लाई आपस में ना करें तो हमारा क्वेश्चन छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम केवल 4 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या? बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस, कोष्टक में होगा 1 प्लस एम स्क्वायर और उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको कोष्टक में बंद करेंगे बराबर 0। अब ये 4 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, तो हमें यहाँ से केवल क्या प्राप्त होगा? बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इस पूरे का इसका इस एक में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम के साथ हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको चाहे तो हम अलग अलग भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका चलिए हम अलग अलग गुणा भी कर देंगे। तो सबसे पहले में क्या करना है कि माइनस के पहले कोष्टक लगा के रखना है, और इसका एम के साथ भी गुणा करेंगे, तो प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो हुई नहीं, एक का गुणा हमने सी स्क्वायर में कराया माइनस ए स्क्वायर में कराया। ठीक, राइट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या? बचेगा, देखिए ये बचेगा। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। अब इधर सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो इधर बचेगा हमारे पास क्या? ए स्क्वायर बचेगा, प्लस का बचेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। देखिए ऐसा ही लाना था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम आया, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए देखिए इतना सब करना पड़ा, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ये इस प्रश्नावली का है। देखिए इसमें कहा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 और 20 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसके चांस कुछ ज्यादा है कि शायद ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो यहां पर पूछा उसी को हमें मान देना है। तो यहां पर मानेंगे, माना
रेलगाड़ी की समान चाल क्या मानेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहां पर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहां समय के बारे में कहा है, तो यहां पर हम समय का फार्मूला लगाएंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त यहां पर क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसको कुछ समय भी लग रहा होगा। तो यहां पर हम लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पर समय तो हमें नहीं मालूम कितना लग रहा था, लेकिन दूरी इसकी 360 किलोमीटर थी और समान चाल से चल रहा था। समान चाल कितनी है? x। ये होगा समीकरण 1। उसके बाद यहां पर हमें द्वितीय शर्त लगा देनी है। अब तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त यहां पर यह कहा गया कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता। यानी कि जो समय लग रहा था उस समय में 1 घंटा कम हो जाता। कब? जब उसी दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को वह किस चाल से चलता? x की चाल से ना चल के वह x + 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती चाल। अब यहां से ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं समय बराबर 360 बटे x + 5 ऋण से धन में जाएगा बराबर समीकरण 2। अब देखिए ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों समय बराबर हैं। चाहे तो यहां से समय का मान उठाकर यहां पर रख दें, चाहे इस समय का मान उठाकर यहां पर रख दें, चाहे दोनों को हम बराबर कर दें। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को कर देना है बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सा है? ये यहां पर आ जाएगा 360 बटे x और बराबर हो जाएगा 360 x + 5 और प्लस का 1, ये धन से ऋण में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर 1। अब इनमें हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम आ जाएगा x + 5, ये होगा एलसीएम। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 360 और x + 5। ठीक है, बीच में देखिए माइनस का निशान है और x का इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 360 x बराबर में 1। अब यहां पर हमें एक काम करना है कि 360 का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 x प्लस ये हो जाएगा 5 0 0, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 1800। अब माइनस 360 x बाई x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5x बराबर 1। ये ऋण और धन ये तो जाएंगे कट, ये भाग से गुणे में जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1800 बराबर x² प्लस का 5x, ये धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये तो बन गया दो घात समीकरण।
अब इसे ही सॉल्व करके हमें चाल ज्ञात कर लेनी है। तो ऐसी संख्या चाहिए कि घटाने में 5 आ जाए, गुणा करने में 1800 है। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो हमें कैसे पता करना है? 1800 का आप गुणनखंड करेंगे। तो जैसे गुणनखंड करेंगे आपको पता चलेगा कि 45 से अगर हम 40 घटा देते हैं तो 5 प्राप्त होगा। आपस में गुणा करेंगे तो 1800। ठीक है, तो x माइनस 1800 बराबर 0। x को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहां से देखिए आपको x कॉमन मिल रहा, ठीक है, यहां से आपको 40 कॉमन मिलेगा। तो x हमने कॉमन किया तो हो जाएगा x प्लस 45, और यहां से हम 40 कॉमन करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर भी अगर आप 40 का है 1800 में भाग देंगे तो 45 ही प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर 0। दोनों जगह से हमें क्या मिल रहा है देखिए, x प्लस 45 बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां से प्राप्त होगा यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 45 आएगा, जो कि चाल कभी माइनस में होती नहीं, तो ये हो जाएगा अमान्य। उसके बाद x माइनस 40 बराबर 0 होगा, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 40, ये मान्य होगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इधर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 8 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, और लगातार इसी तरह सन में 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि पूछा तो गया धारा की चाल, नाव की चाल पहले से दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चलती है उसकी चाल लिख लेते हैं, यानी कि जो वाहन चल रहा, बोट चल रही, गाड़ी चल रही या साइकिल, कोई भी वाहन चल रहा, उसकी चाल पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल क्या दी गई है? दी गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे माना, माना धारा की चाल, धारा की चाल, तो ये हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने आपको कल की क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, कल की क्लास में हमने ये बताया था, जब भी आपको कहीं पर धारा के अनुकूल या प्रतिकूल मिल जाए, आपको 4 काम बिना सोचे विचारे करना है। पहला काम तो हमें करना है कि मोटर बोट या नाव की चाल मान लेनी है, इसमें नाव की चाल दी गई है। फिर हम मानेंगे धारा की चाल, उसके बाद लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल अगर होगा, क्या होगा? धारा के अनुकूल अगर होगा तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और हमेशा पहले नाव की चाल ही या मोटर बोट की चाल ही आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगी, चाल इनकी आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा जा रहे हैं। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त यहां पर क्या कही गई है, कही गई कि नाव की जो मोटर बोट की चाल तो 24 किलोमीटर है, लेकिन कहा गया 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। ठीक है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे कम समय लेती है। यानी पहले कितना समय लग रहा था पहले वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, समय बराबर, क्योंकि यहां पर समय की ही बात कही है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो समय लग रहा था तो समय तो देखिए दिया नहीं गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे समय बराबर दूरी क्या दी गई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 32 किलोमीटर यहां पर लिखेंगे दूरी। ठीक है, यहां पर जो दूरी होगी वो होगी 32 किलोमीटर, और जो चाल होगी, जो क्या होगी, चाल होगी, वो कितनी होगी, किधर जा रहे हैं, धारा 24 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वाली चाल होगी हमारे पास, प्रतिकूल, यानी कि 24 माइनस x, ये समय लगेगा समीकरण 1। उसके बाद हम द्वितीय शर्त को देखेंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में भी हम समय बराबर फार्मूला लगाएंगे, जैसे इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। समय इस बार 1 घंटे अधिक लग रहा, तो समय में 1 घंटे जुड़ जाएगा, और दूरी उतनी ही कहा गया, वही दूरी यानी कि 32 किलोमीटर को ही वो चल रहा धारा के अनुकूल, यानी इस बार उसकी चाल होगी 24 प्लस x, और ये धन से ऋण में जाएगा 1, तो यहां से आएगा समय बराबर 32 बटे 24 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम फिर बराबर करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है, 32 बटे 24 माइनस x। ठीक है, उसके बाद बराबर समीकरण 2 है, कितना, बराबर 32 बटे 24 प्लस x, 24 प्लस x और माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसे लाएंगे इस पर, ये माइनस का 1 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस x माइनस 32 बटे 24 प्लस x बराबर माइनस का 1। यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 24 माइनस x और 24 प्लस x, क्या आ जाएगा, 24 प्लस x। इसका मल्टीप्लाई इधर हम कराएंगे, यानी कि 32, और ये हो जाएगा 24 प्लस x माइनस, यहाँ पर भी 32 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x बराबर में होगा माइनस का 1। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, 32 को हम करेंगे कॉमन, गुणा नहीं करेंगे नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 24 प्लस x माइनस, और माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के निशान हो जाएंगे चेंज। ठीक है, बटे यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लग रहा है, एक बार धन का और एक बार ऋण का, यानी कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा a² माइनस b², यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस एक्स का स्क्वायर होगा माइनस का 1, तो ये तो जाएंगे कट प्लस और माइनस के, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, 32 गुणे एक्स और एक्स, ये हो जाएगा 2x बाई 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसका आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 एक्स, ये धन से ऋण में जाएगा यानी -1 होगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 64 एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 576 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो यहां से हमें प्राप्त होगा कितना, एक्स स्क्वायर, ये धन से ऋण में जाएगा तो माइनस का 64 एक्स होगा, और ये माइनस का 576 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार है, ठीक है। उसके बाद हम इधर देखेंगे, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे, बस केवल और केवल गुणनखंड करना बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन तो देखिए लॉन्ग है, तभी ये 8-8 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है कि ये प्राप्त होगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 64 आ जाए और गुणा करने पर 576 आए, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या हो सकती है कि अगर हम 72 से 8 घटा देते हैं तो 64 आ जाता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बगल में रहेगा x और माइनस का 576 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहां से प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72x प्लस 8x माइनस 576 बराबर 0। अब यहां से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा, यहां से x कॉमन मिल रहा तो हो जाएगा x माइनस 72, और यहां से 8 केवल कॉमन मिलेगा तो आएगा x माइनस 72 बराबर 0। अब यहां से देखिए क्या कॉमन मिल रहा दोनों से, तो मिल रहा x माइनस 72 और x प्लस 8 बराबर 0। अब यहां से हमें दो मान मिलेंगे, यदि x माइनस 72 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हमें 72 मिलेगा, जो कि क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। और यहां से यदि x प्लस 8 बराबर 0 दिखाते हैं तो x बराबर माइनस का 8 होगा, जो कि ये क्या होगा, अमान्य। क्यों, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि अतः मोटर बोट की चाल, यहां पर लिखेंगे अतः मोटर बोट की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है, इसलिए इनको आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक करके ही जाइएगा पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिए बच्चों क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को सेम टू सेम जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया है। क्या कहा गया था, कहा गया था कि सबसे पहले हमें वाहन की चाल मान लेनी है, ठीक है। और यहां वाहन की चाल दी गई है तो लिखेंगे नाव की चाल, नाव की चाल क्या दे दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ पर एक चाल हम मानेंगे, किसकी? धारा की चाल, जो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, उसके बाद हमारे दो काम हो गए। तीसरा काम क्या था कि धारा की दिशा में नाव की चाल मानना है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है, वो नाव के साथ धारा की दिशा भी, धारा की चाल भी जुड़ जाती है। ठीक है, कितनी है? 15 किलोमीटर नाव की चाल है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगी? 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारे 4 काम पूरे हुए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, या हम लिख देंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त यहाँ पर क्या है कि समय, पहले देखिए यहाँ पर कुल समय लग रहा है, कुल समय लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम शर्त हम ना लिखकर, यहाँ पर हमें केवल और केवल एक ही शर्त दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो फार्मूला हम यहाँ पर समय बराबर ही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिए कुल समय कितना लग रहा है। ये जो समय है, समय कितना दे दिया गया है? 4 घंटे 30 मिनट। तो समय को हम कैसे लिखेंगे? 4 घंटे को 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधे घंटे। ये मीटर लिखा, मिनट है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है? मिनट है, मिनट। तो इसको हम लिखेंगे 4 सही 1/2, और दूरी कितनी जाना है? 30 किलोमीटर जाना है, वो भी धारा की दिशा में। तो दूरी हो जाएगी 30 धारा की दिशा में, चाल हो जाएगी धारा की दिशा में 15 + x। इतनी दूरी तो अभी केवल गया है, अभी विपरीत दिशा में वापस भी उसको आना है। देखिए इतना समय, देखिए समय है, समय लग रहा है 4.5 घंटे। इतने समय में वो जाएगा। ठीक है, जाने के बाद फिर वापस आएगा उतनी ही दूरी। कितनी दूरी? 30 किलोमीटर को, लेकिन इस बार उसकी चाल क्या होगी? 15 - x होगी चाल। ठीक है, अब इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करना देखिए, 4 दूनी 8, 1 9/2। यहाँ पर हम 30 कर लेंगे कॉमन, 30 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1/15 + x + 1/15 - x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9/2 बराबर 30। दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम आएगा 15 + x और 15 - x। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - x + 15 + x। ठीक है, तो ये x और x तो कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम काट सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए बच जाता है 3/2 और ये बचेगा 10। यहाँ पर 15 और 15 कितना हो जाएगा? देखिए 15 और 15 हो जाएगा 30, और बटे में देखिए फार्मूला लग रहा है, एक बार धन का एक बार ऋण का, यानी कि हो जाएगा 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर। फार्मूला लग रहा है a² - b²। ठीक है,
अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक काम और करते हैं, 3 से हम 30 को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, देखिए 10 और 10 100 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर 100 गुणे 10 गुणे 10 यानी 100 आ जाएगा, और बाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका हम तिर्यक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 x स्क्वायर माइनस का माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। 225 माइनस x स्क्वायर, इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब 225 को धन श्रेणी में भेजेंगे तो माइनस x स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 25, तो माइनस से माइनस कटेगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा 25। तो इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, जिससे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5, ठीक है। तो हमने क्या माना था, चाल, धारा की चाल x से माना था, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपकी इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने लायक थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि ये सन में आए हुए क्वेश्चन है, और पेपर में अधिकतर वही क्वेश्चन देखे जाते हैं जो सन में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए, इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है, जिससे अगर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। 38 नंबर कहा गया कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से, मतलब पहले जो निश्चित चाल थी उसी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक औसत चाल से तय करने लगी, ठीक। यदि यह पूरी यात्रा में 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो जो पूछता है सबसे पहले हम उसी को मानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक औसत चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, समय का फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहां पर समय में ही फेरबदल किया गया है। देखिए 3 घंटे करने में लग रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखिए समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है कुल 3 घंटे, तो समय लग रहा है कुल 3 घंटे। दूरी कितनी जा रहा, 63 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, किस चाल से, निश्चित औसत चाल से, यानी x की रफ्तार से ही जा रहा था। फिर उसके बाद कहा और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से, यानी कि उसने कुछ चाल अभी और चला, वो कितनी है 72 किलोमीटर, किस चाल से, प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक उसने कर दिया, तब जाके पूरा समय हमारे 3 घंटे लग रहे हैं,
ठीक है, अब इसे हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या करना है कि ये हो जाएगा 3, इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा x और x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 और यहां से हो जाएगा x प्लस 6 और ये हो जाएगा 72x, ठीक है। तो ये 3 बराबर में आपका चलता रहेगा। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहां से 3 हम कॉमन कर लेंगे। 3 कैसे कॉमन आएगा, देखिए 3 जब हम कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 यानी 21 तिक्का 63 और यहाँ पर बचेगा x प्लस 6 प्लस, यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 चौक 12, ये हमें यहाँ से 3 कॉमन आएगा। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, तो 3 से 3 तो कटेगा, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 1 और ये 21 के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21x, ये गुणा करेंगे 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, अब प्लस 24x बाई x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाए, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस का 6x और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे क्योंकि x x है इसमें, ठीक है। तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर आएगा x प्लस ये होगा 126, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को हम इस पार लाएंगे, उसके लिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x इधर से ऋण में आएगा माइनस का 45x, उसके बाद माइनस का 126 बराबर 0, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का आएगा 39 और माइनस का ये हो जाएगा 126 बराबर 0। अब ये आपका दो घात समीकरण बनकर तैयार है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए घटाने पर 39 आ जाए, गुणा करने पर 126 आ जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी, आपको जब इस 126 का गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 42 से अगर 3 घटा देते हैं, किससे 42 से अगर 3 घटा देते हैं तो 39 प्राप्त होगा, अगर 42 में 3 का गुणा करा देंगे तो 126 प्राप्त होगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42x प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। यहाँ से हमें x कॉमन कर लेना है तो हो जाएगा x माइनस 42 और यहाँ से हमें 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बराबर 0। देखिए क्या कॉमन मिल रहा, x माइनस 42 कॉमन मिलेगा और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से दो मान प्राप्त होंगे, यदि हम क्या करते हैं x माइनस 42 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 42 प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि x प्लस 3 बराबर 0 दिखाते हैं तो x बराबर माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो ये तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती, और ये होगा मान्य, ठीक है। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये होगा आपका आंसर, ठीक है।
तो आपका 38 नंबर भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपके जो लास्ट वाले थे ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारी क्लास अभी तक जितनी भी हुई ये आपका 9वां पार्ट था, ठीक है। तो सारी की सारी क्लासें आपने देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जाकर जरूर देखिए, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं छूटे ना। एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। पूरी तरह से हम आपका यही टारगेट रखे हैं कि आप पूरे के पूरे 100/100 लेकर आए, ये आपका लक्ष्य है, ठीक है। एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे त्रिभुज का चैप्टर, ठीक है। तो कल की क्लास में आना बच्चों ना भूलें, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर आप देख रहे हैं, तो अगर नए हों तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों के पास जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।